किस समिति की रिपोर्ट में भारत में थ्री टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बताइए। तो देखिए, अशोक मेहता समिति ने कब 1978 में, अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, जिसमें कि आपको भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। इस प्रणाली में जो है आपको ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत भी शामिल था। तो क्या हो जाएगा आपको? अशोक मेहता समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन था स्क्रीन पे कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो आपको 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कब? 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसे केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर आधारित था। यानी कि ये जो है इस केसी नियोगी सिफारिश समिति की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो है वो क्या था? राष्ट्रीय योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करना था। यानी कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 6 अगस्त 1952। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपके लिए अगला क्वेश्चन था। नीति आयोग में नीति का अर्थ क्या है? तो नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसे जो है आपको 1 जनवरी 2015, यानी कि नीति आयोग की आयोजना जो वो कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित होती हैं? बताइए। देखिए, भारत संविधान के 73वें संशोधन में जो है 73वें संशोधन के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीट में आरक्षित की गई है। ठीक है, आरक्षित की गई महिलाओं के लिए। यह प्रावधान जो है आपको महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनकी भूमिकाओं को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। कब? 1992 में। यानी कि कितना? 1/3। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित होती है? 1/3। ठीक है, चलिए ये आपके लिए अब अगला क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे। देखिए, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें प्रदान की गई है? बताइए। तो अभी बताया कि भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में जो है आपको कब? 1993 के तहत जो है पंचायती और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वो आरक्षित की गई है। इसमें पंचायती राज संस्था में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। क्या है कि अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243C जो है, इसका संबंध जो है आपको पंचायत की संरचना से जो कि 1992 में हुआ था। कब? 73वें संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया था। ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 से जो 73वां संविधान संशोधन जो लागू कर दिया गया था, तभी से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। तो पंचायतों की रचना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, नीति आयोग की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और यह आयोग जो है नीति निर्माण और विकास कार्यों में रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है। और इसे अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। अरे एक मिनट, ऑप्शन थोड़ा दूर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। ये इसका ऑप्शन रहा यहाँ पे है कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसको चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। पंचायत चुनाव के प्रशासन के लिए राज्य निर्वाचन और आयोग जिम्मेदार होता है। ठीक है। किसके लिए? यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव की प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं? वो है आपको पंचायती चुनाव के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है कि भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत मताधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। बताइए, आप सभी लोग कमेंट कीजिए, आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार जो है आपको मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि मताधिकार केवल उन नागरिकों को प्राप्त होता है जो कि आपको 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और मतदाता सूची में शामिल है। यानी कि मतदान लिस्ट हो उसमें उसका नाम हो, और चाहे वो किसी भी धर्म जाति या कोई भी लिंग हो, और इस पे भेदभाव जो है आपको धर्म जाति लिंग पे भेदभाव नहीं किया जाता है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी को यानी कि मतदान करने का हक होता है। ठीक है।
क्या हो जाएगा इसका, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। सॉरी हाँ क्वेश्चन है गलत है ना, ओ माफ़ी चाहते हैं। तो ओहो 18 वर्ष से ऊपर की आयु, ये तो सही है। ये जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि नोटा का विकल्प भारतीय मतदान प्रणाली में कब शामिल किया गया था। तो नोटा का विकल्प जो है भारतीय मतदान प्रणाली में पहली बार 2013 में शामिल किया गया। कब 2013 में शामिल किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला राज्य है जिसे स्थानीय चुनाव में मतदान को नोटा का विकल्प दिया गया था। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले दिया गया था नोटा का विकल्प। तो कब चुनाव किया गया, 2013 में जो है पहली बार शामिल किया गया था नोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा। कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। बताइए आप लोग। देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के अवधि या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष के अवधि यानी कि 6 वर्ष का होता है। जब चुनाव होते हैं 65 वर्ष तक की आयु का होता है, जो भी पहले हो या प्रावधान अनुच्छेद 324 के, ये अनुच्छेद 324 में आपको बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार जो है राजनीतिक दल चुनाव के 48 घंटे पूर्व, कब 48 घंटे पूर्व जो है अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। यह नियम जो है चुनाव के निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। कितने घंटे तक, 48 घंटे के पूर्व जो है घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। बताइए आप लोग। बताइए। देखिए इसमें जो आंसर देना है आपको वो 2019 के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो यानी 2019 में जो है मुख्य आयुक्त निर्वाचन कौन थे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो 2019 के अकॉर्डिंग जो है आपको कौन थे, सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन, सुनील अरोड़ा। ठीक है, अभी कौन है, अभी वर्तमान जो है वो राजीव कुमार है। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो सुनील अरोड़ा थे। अभी के अकॉर्डिंग कौन है, राजीव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि चुनावी प्रक्रिया में
नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग में पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया? बताइए। तो निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को जो है 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। कब? 25 जनवरी 2019 को, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा। आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? ये आप सभी को पता होगा कि आज़ादी के बाद जो भारत में पहले आम चुनाव जो है वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। 51 से 52 के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? हम अभी बताए हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव जो वो 1951 से 52 में संपन्न हुआ था। यह चुनाव संविधान जो है कब? 1951 से 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आगे अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय न्यायपालिका को कौन सा अधिकार प्राप्त है? बताइए। भारतीय संविधान द्वारा जो भारतीय न्यायपालिका को न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कौन सा? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। किंग जॉन्ग तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो किंग जॉन्ग तृतीय द्वारा जो है मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में कराई गई थी। कब? 1800 ईस्वी में की गई थी। कहाँ का? मद्रास, मुंबई और कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1800 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे। ठीक, कौन थे? रंजन गोगोई। और 7वें कौन थे? 47वें जो है वो कौन थे? श्री शरद अरविंद बोबडे। ठीक है। चलिए, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे 46वें मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था?
वर्तमान परिसर से पहले जो है भारत का उच्चतम न्यायालय सदन संसद भवन से संचालित किया जाता था। संसद भवन से संचालित किया जाता था। ठीक है। वर्तमान जो है वो भवन तिलक मार्ग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि नवंबर 2020 के अनुसार जो है भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया है। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय जो वो कहाँ बनाया, अमरावती में बनाया गया। कहाँ में? अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद में साझा उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का साझा है, हैदराबाद में उच्च न्यायालय था। ठीक है। और अमरावती में जो है नया उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? अमरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। तो नवंबर 2020 के अनुसार जो है उच्च न्यायालयों की कुल संख्या जो है कितना है? 25 है, और वर्तमान में भी 25 ही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। इनमें से कौन वर्तमान प्राचीन मुख्य न्यायाधीश एमा बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि रंजन गोगोई जो है वो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि किससे पहले? एमा बोबड़े से पहले जो है रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, और जिनके बाद उसके बाद जो रंजन गोगोई के बाद कौन बने? शरद अरविंद बोबड़े बने। ठीक है। उससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद जब रिक्त हो जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते। कौन? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। यदि मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। तो कौन संभालते? भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा कि देश के निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो सबसे बड़ा है, जिसमें कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 का क्या वर्णन है। बताइए। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद 124 से 47 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार, क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है।
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, अधिकार, क्षेत्र और प्रक्रिया के बारे में है, का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन रहा। भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते। जनवरी 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार जो है आपको 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत जो है कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक धार्मिक यानी कि जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर जो है वोट नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य के अनुभव होना चाहिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो आपको किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या अधिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2018 में, तो ठीक है, आपको 2018 के अकॉर्डिंग बताना है कि 2018 में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो 2018 के अकॉर्डिंग जो है रंजन गोगोई थे। ठीक है, जनवरी 2024 तक जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, यानी कि 18 में पूछा है 19 तक जो है रंजन गोगोई थे। उसके बाद जो है यानी कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में NV रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तभी कौन थे? रंजन गोगोई। नहीं, अभी जो है वो आपको धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, माफ कीजिए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ठीक है, अभी वर्तमान में। तभी कौन थे? रंजन गोगोई। 2018 के अकॉर्डिंग हम आपको बताया रंजन गोगोई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ मुख्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 127 के अनुसार जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। अरे ये अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आपको 28 जनवरी 2050 को अस्तित्व में आया था। 28 जनवरी 2050 को।
सॉरी 1950, माफ कीजिए 2050, 1950 को चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा की है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का यानी कि राष्ट्रपति, भारत के यानी कि न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा की है। कौन? हिदायतुल्लाह। न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन है। तो ये हम उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला जो है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी। चलिए, ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना जो आपको कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को की गई थी। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है, सही विकल्प चुनें। जैसे सही विकल्प चुनना है, बताइए, आप लोग भी कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। देखिए अभिकथन क्या है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। आर क्या है? न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। यानी कथन ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। ठीक है, ये सही बात है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ के कानून का सही अर्थ निकालती एवं कानून के अनुसार जो ना चलने वाले को दंडित करती है। तो आर जो यानी कि वो क्या है? गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के संशोधन अधिनियम 2008 में परिकल्पना की गई थी, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट की जजों की कुल संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार जो आपको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई थी, 30 कर दिया गया है। जिसमें से कि आपको मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कुल 31 न्यायाधीश की संख्या, वर्तमान में न्यायाधीश की कुल संख्या जो आपको कितनी है? 34 है। ये आपके लिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है, जो कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर होता है। किसके? राष्ट्रपति के कहने पे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरिक्त की जांच किसके जरिए की जाती है? तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जो है सदस्य और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधायक की संवैधानिकता की जांच की जाती है। न्यायिक समीक्षा द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि नगर पालिका का सदन बनाने के लिए न्यूनतम आयु जो है अनुच्छेद 243 के आर में निर्धारित किया गया है। यानी कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। कितना? 21 वर्ष। चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता नहीं है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है चुनाव जीतने के लिए अधिकांश वोटों की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वोटों के प्रतिशत के आधार पर प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग जो है आपको कहाँ पे किया गया था? केरल में। केरल में किया गया था विधानसभा चुनाव के वक्त। ठीक है, विधानसभा चुनाव के प्रक्रिया में। ठीक है, कहाँ पे? केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो आपको राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाए? 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन था इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर जो आपको 18 वर्ष 1988 में किया गया था। कब? 1988 में आपको 61वां संशोधन अधिनियम के तहत जो लागू किया गया था 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। कब? 1988 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो है वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन?